अपने आप पर काबू न रखने वाला इंसान किसी चीज पर काबू नहीं रख सकता। जोरदार लगता है ना? लेकिन सोचिए, कितनी बार आप बेकार चीजों में वक्त गंवा चुके हैं। कितनी बार आपने टिप्पणियों, आलोचनाओं या नाकामियों को अपनी जिंदगी पर हावी होने दिया है। आज आप सीखेंगे कि कैसे हर चीज को बगैर परवाह किए काम करें। कल्पना कीजिए कि हर उकसावा, हर अप्रत्याशित घटना एक चुनाव है, प्रतिक्रिया देना या दृढ़ रहना। असली ताकत इसी फैसले में है। बहुत से लोग हालात की कठपुतली हैं। छोटी छोटी आलोचनाओं, देरी, निराशाओं और सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियों को अपने दिन तय करने देते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे काम करते हैं जैसे उन्हें किसी बात की परवाह नहीं, उनके पास एक बड़ा हथियार है, आत्मनियंत्रण। प्रतिक्रिया न देना निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है। यह अपनी शांति को उन लोगों के हवाले करने से इनकार करना है जो आपकी ऊर्जा के लायक नहीं है। याद कीजिए, आखिरी बार कब आपको बिना वजह गाली दी गई या आलोचना की गई थी। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती कि आप बदला लें, चिल्लाएं या खुद को सही साबित करें। लेकिन अगर आप मुस्कुरा देते और आगे बढ़ जाते तो क्या होता? आप अपने विरोधी को निशस्त्र कर देते। वे आपका गुस्सा, आपका बचाव चाहते थे। प्रतिक्रिया न देकर आप मजबूत होते हैं, जबकि वे हथियारों से वंचित रह जाते हैं। कम ही लोग इस खामोश शक्ति में महारत रखते हैं, लेकिन सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। महान नेता इसे दिखाते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा था कि सबसे ताकतवर लोग वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तूफान के बीच भी शांत रहते हैं। हिल ने मानसिक शक्ति को भावनाओं की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण न होने देने की क्षमता के रूप में देखा। कितनी बार आप किसी महत्वहीन बात को लेकर दिन या हफ्ते गंवा चुके हैं? किसी अन्यायपूर्ण आलोचना या भूले हुए किस्से के कारण कितनी रातें आपकी नींद उड़ी हैं? यह हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की कीमत है। रणनीतिक उदासीनता उन चीजों को छानती और चुनती है जो आपके ध्यान के योग्य हैं। शोध बताते हैं कि ज्यादातर लोग घटना के बजाय उसकी आशंका में ज्यादा परेशान होते हैं। समस्याओं की कल्पना करने या असहज परिस्थितियों को फिर से जीने की चिंता शरीर के लिए वास्तविक स्थिति से ज्यादा हानिकारक है। बहुत बार आपको जो होता है उससे नहीं, बल्कि जो आपके दिमाग में दोहराया जाता है उससे हार मिलती है। खुद को हिला न देकर आप अपने भावनात्मक संतुलन और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई काम पर आपकी बेवजह आलोचना करता है। ज्यादातर लोग अपनी बात रखेंगे, आवाज का लहजा बदल देंगे। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, केवल जरूरी जवाब देते हैं या कुछ नहीं कहते, तो दूसरे आपकी आत्मविश्वास और स्थिरता को पहचानेंगे। इससे आपकी शांति बनी रहती है और आपकी छवि ऊंची उठती है। जरूर इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। कोई भी पैदा होते ही सुरक्षित नहीं होता। छोटे छोटे मौकों से शुरू करें। लंबी कतार, कोई रूखा कमेंट, ट्रैफिक। खुद से पूछें, क्या यह मेरे लक्ष्यों को प्रभावित करता है? क्या यह मेरी ऊर्जा के लायक है या मैं किसी महत्वहीन चीज को ताकत दे रहा हूं? इस सवाल को दोहराए और जीवन के तुच्छ हमलों के खिलाफ एक अदृश्य कवच बनाएं। जो लोग इस रवैये को अपनाते हैं, उन्हें ज्यादा भरोसेमंद और प्रभावशाली माना जाता है। उनका आत्म प्रचार करने की बजाय वे स्थिरता का संचार करते हैं। छोटी छोटी बातों पर बेकाबू होने वाले लोगों की दुनिया में जो दृढ़ रहता है, वह एक मिसाल बन जाता है। रणनीतिक उदासीनता कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। अगले 7 दिनों में एक खास तरह के उकसावे को अनदेखा करें। काम पर कोई तीखा कमेंट, परिवार की कोई आलोचना या ऑनलाइन कोई हमला। देखें कि आपका रवैया कैसे बदलता है। आप ध्यान केंद्रित रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह चुनौती दिखाएगी कि आपकी इजाजत के बगैर कुछ भी और कोई भी आप पर ताकत नहीं रखता। रणनीतिक उदासीनता यह चुनने की क्षमता है कि क्या मायने रखता है और बाकी को जाने देना। यह तूफान में बिना भीगने के चलना है। जब सब कुछ हिल रहा हो तब भी दृढ़ रहना। हर उकसावे को अपनी खामोश ताकत के लिए ईंधन में बदलना। जो इस तरह जीता है, उसे पता चलता है कि अपनी शांति को बगैर परवाह किए काम करने से बड़ी कोई ताकत नहीं है। भावनात्मक नियंत्रण पैसों पर भी लागू होता है। पैसों में अपने आप में कोई ताकत नहीं है, इसके इर्द गिर्द भावनाएं हैं। हारने का डर, कमी की चिंता और हासिल की गई चीजों को दिखाने का घमंड। यह भावनात्मक खेल है जो बहुत से लोगों को बंधक बना लेता है। शोध बताते हैं कि 70% से ज्यादा कर्ज में डूबे लोग केवल कर्ज की रकम के कारण नहीं, बल्कि भावनात्मक बोझ के कारण पीड़ित होते हैं। चिंता,
वसूली के कॉल का डर, शर्म और तुलना हकीकत नहीं, बल्कि उसके प्रति दिमाग की प्रतिक्रिया दर्द देती है। कितनी बार आपने स्वीकार किए जाने या किसी खालीपन को भरने के लिए बेकार की चीजें खरीदी हैं? कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, महंगे कपड़े, बजट से ज्यादा महंगा डिनर। इसके पीछे जरूरत नहीं, बल्कि भावना, आवेग पर नियंत्रण की कमी थी। नतीजा आर्थिक आजादी का नुकसान है। माइक टायसन ने $300 मिलियन से ज्यादा कमाए, लेकिन लगभग सब कुछ गंवा दिया। यह मौकों या प्रतिभा की कमी नहीं थी, बल्कि आत्मनियंत्रण की कमी थी। ज्यादा खर्च, आवेगी फैसले, बुरे प्रभाव और एक ऐसा दिमाग जो तुरंत इच्छाओं पर प्रतिक्रिया देता था। आप कितना भी कमाएं, अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखते तो पैसा हाथ से निकल जाता है। वॉरेन बफेट ने इसके उलट मजबूत संपत्ति बनाई। उन्होंने दिखावा नहीं किया, पैसों से निपटने में भावनात्मक अनुशासन को अपनाया। जबकि दूसरे डर या उत्साह में बह गए, वे दृढ़ और नियंत्रित रहे। यह ऐसा काम करना है जैसे किसी बात की परवाह नहीं, भले ही आर्थिक उतार चढ़ाव हों। पैसों को अपनी भावनाओं का नियंत्रण सौंपने से आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। थोड़े पैसे में आप परेशान रहेंगे, ज्यादा पैसे में आप खोने के डर से रहेंगे। अपने दिमाग पर काबू पाकर आप समझ जाएंगे कि पैसा एक औजार है, एक साधन, एक मंजिल नहीं। यह समझ सब कुछ बदल देती है। कितनी बार आप पैसे के डर से अपने सपनों को छोड़ चुके हैं? कितनी बार आर्थिक चिंता ने आपके मूड, फैसलों और स्वास्थ्य को नियंत्रित किया है? ज्यादातर लोग कमी के गुलाम हैं, एक दोहराव वाला चक्र बनाते हैं। हर आर्थिक फैसले से पहले रुकना है, खर्च करने से पहले, निराश होने से पहले, तुलना करने से पहले। पूछें, क्या यह कदम मुझे अपनी मनचाही जिंदगी के करीब ले जाता है या दूर? क्या मैं तर्कसंगत फैसला ले रहा हूं या किसी क्षणिक भावना पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं? भावना और कर्म के बीच यही जगह आजादी है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि बहुत से लोग ज्ञान की कमी से नहीं, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण की कमी से असफल होते हैं। महामंदी के दौरान हजारों लोगों ने निराशा में अपनी संपत्ति बेचकर सब कुछ गंवा दिया। जो शांत रहे, उन्होंने अपना भाग्य फिर से बनाया। वे ज्यादा होशियार नहीं थे, लेकिन उन्होंने भावनाओं को अपने चुनाव तय नहीं करने दिए। असली आर्थिक आजादी ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि पैसों से पैदा होने वाली भावनात्मक गुलामी से मुक्त होने में है। अगर आप आर्थिक मुश्किलों के सामने मुस्कुरा सकते हैं और तब भी साफ सोच सकते हैं जब कम लग रहा हो, तो आप फायदे में हैं। कल्पना कीजिए कि अगर आप पैसों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पा लेते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। कम चिंता, कम तुलना, समझदारी से फैसले लेने की ज्यादा स्पष्टता और ज्यादा ध्यान उन चीजों पर जो मायने रखती हैं। यह बदलाव एकदम से नहीं होता, लेकिन आज से शुरू हो सकता है। पैसा कभी समस्या नहीं होगा। समस्या यह है कि जब आप भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तो आप उसे कितनी ताकत देते हैं। इस क्षेत्र में बगैर परवाह किए काम करने से आप एक नई कहानी लिखना शुरू करते हैं, जहां पैसा आपके अनुशासित दिमाग का पालन करता है। आलोचना एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन तभी जब आप इसे अनुमति दें। ज्यादातर लोग पहली ही नकारात्मक टिप्पणी पर टूट जाते हैं, जैसे कि किसी की राय उनके मूल्य को परिभाषित करती हो। बहुत से सपने क्षमता की कमी से नहीं, बल्कि अस्वीकृति से निपटने की अक्षमता से मर जाते हैं। हिल कहते थे कि सबसे सफल लोग वे नहीं थे जिनकी कभी आलोचना नहीं हुई, बल्कि वे थे जिन्होंने आलोचना को छानना सीखा। जब हिल ने 1937 में थिंक एंड ग्रो रिच प्रकाशित किया, तो उन पर हमला हुआ। बहुतों ने उन्हें धोखेबाज कहा। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होती कि वे खुद पर शक करें, पीछे हटें, हार मान लें। लेकिन हिल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझा कि लोगों के सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करने की कीमत अस्वीकृति है। दशकों बाद उनकी कृति की लाखों प्रतियां बिकी। कितने विचारों को आपने केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि वह काम नहीं करेगा। कितनी परियोजनाएं इसलिए दफन हो गईं क्योंकि वे व्यवहार्य नहीं थीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि कोई बाहरी आवाज आपकी मान्यता से ज्यादा ऊंची थी। आलोचना अवरुद्ध करती है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे अपने दिमाग पर नियंत्रण करने देते हैं। दो तरह की आलोचनाएं होती हैं, रचनात्मक और विनाशकारी। इन्हें अलग करना जरूरी है। रचनात्मक आलोचना विकास में मदद करती है। विनाशकारी आलोचना असुरक्षा, ईर्ष्या या समझ की कमी का प्रतिबिंब होती है। यह तभी ताकतवर होती है जब आप इसे अपने ऊपर लेने का फैसला करते हैं। किसी मूर्तिकार की कल्पना कीजिए। कुछ लोग प्रशंसा करते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं। क्या मूर्तिकार को अपना काम छोड़ देना चाहिए?
नहीं, वह अपनी दृष्टि से प्रेरित होकर काम करता रहता है। आप यह नहीं होने दे सकते कि जो आपके रास्ते को नहीं समझता उसका आकलन आपके निर्माण को बाधित करे। अस्वीकृति का डर काम टालने का एक मुख्य कारण है। बहुत से लोग आलोचना के डर से परियोजनाएं शुरू नहीं करते। यह एक दुष्चक्र पैदा करता है। जितना ज्यादा डरते हैं उतना कम काम करते हैं, जितना कम काम करते हैं उतना ही दूर लक्ष्यों से हो जाते हैं। इससे बाहर निकलने का तरीका है खेल को उलट देना। आलोचना का इंतजार करें, समझें कि वह हमेशा आएगी, क्योंकि वह इस बात का संकेत नहीं है कि आप गलत हैं, बल्कि इस बात का संकेत है कि आप गति में हैं। आप जो भी काम करते हैं वह जितना ज्यादा प्रासंगिक होता है उतनी ही ज्यादा आलोचनाएं प्राप्त करेंगे। महान नवाचारक, कलाकार और नेताओं पर कठोर आकलन किए गए, इसलिए नहीं कि वे बुरे थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने प्रतिमान बदले। जो सामान्य से बाहर निकलने की हिम्मत करता है वह प्रतिरोध पैदा करता है। अंतर यह है कि उन्होंने बाहरी आवाजों को अपनी आंतरिक दृष्टि को नहीं चुराने दिया। आलोचना मिलने पर थोड़ा रुकें, खुद से पूछें, क्या इस व्यक्ति के पास इस बारे में बोलने का अनुभव है? क्या उसने जो कहा वह मेरी मदद कर सकता है? अगर हाँ, तो धन्यवाद करें और उसे सीख के रूप में इस्तेमाल करें। अगर नहीं, तो उसे जाने दें। बेमूल्य शब्दों का बोझ न उठाए। यह छाननी यह तय करती है कि कौन आगे बढ़ता है और कौन रुक जाता है। आलोचना से निपटना दिमाग को भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न देने के लिए प्रशिक्षित करना है। यह एक तार्किक फिल्टर की तरह है। अगर काम आता है तो इसका उपयोग करें, अगर काम नहीं आता तो उसे त्याग दें और कभी किसी की राय को अपनी शांति को बिगाड़ने न दें। असली ताकत शांति में, दृढ़ता में है, भले ही आलोचनाओं के सामने हो। जो इस तरह से आलोचनाओं से निपटता है वह आजाद हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि केवल वह ही अपने भाग्य का नियंत्रण रखता है। जीवन कोई शांत समुद्र नहीं है। बाधाएं, अप्रत्याशित घटनाएं और कठिनाइयां किसी भी व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा हैं। ताकत शांति में नहीं बल्कि अराजकता में प्रकट होती है। सम्मानित नेता दबाव में शांत रहते हैं, जबकि बहुत से लोग आवेग में प्रतिक्रिया देते हैं। जो महत्वपूर्ण क्षणों में अपनी भावनाओं पर काबू रखता है उसे एक खामोश फायदा मिलता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। कितनी बार दबाव ने आपको जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए मजबूर किया है? शायद निराशा में कोई कर्ज लेना, अपना कर्ज बढ़ाना या परिवार में झगड़ा, जहां शब्दों ने गहराई से ठेस पहुंचाई। दबाव ही नष्ट नहीं करता, बल्कि हमारी उसकी प्रतिक्रिया करती है। गहरी सांस लेना, रुकना और देखना स्पष्टता लाता है जहां दूसरे केवल निराशा देखते हैं। थॉमस एडिसन एक आग से, जिसने उनकी प्रयोगशाला और वर्षों के काम को नष्ट कर दिया, लाखों डॉलर का नुकसान यानी पैसों की बहुत बड़ी रकम, तब भी नहीं टूटे। उन्होंने अपने परिवार को आग देखने के लिए बुलाया, उसे एक अविस्मरणीय तमाशा कहकर, और अगले दिन फिर से शुरू किया और भी बड़े आविष्कार किए। उनकी प्रतिक्रिया समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं बल्कि शांत रहने के उनके सचेत चुनाव से आई। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। तनाव दिमाग के उस हिस्से को रोकता है जो तर्क संगत फैसले लेने के लिए जिम्मेदार है। दबाव में हम तत्काल फैसले लेने लगते हैं, भले ही वे हानिकारक हों। जो लोग शांति का अभ्यास करते हैं वे तर्क को सक्रिय करते हैं, भावनाओं को नहीं। उन्हें फायदा मिलता है। इसकी अपने काम पर क्या असर होगा इसकी कल्पना कीजिए। जबकि सहकर्मी संकट में घबराते हैं, आप शांत रहते हैं, विकल्पों का विश्लेषण करते हैं और समाधान प्रस्तुत करते हैं। बातचीत में जबकि दूसरे डर के मारे किसी भी शर्त को मान लेते हैं, आप सही समय का इंतजार करते हैं। इससे आपकी शांति बनी रहती है और आपकी शक्ति दिखाई देती है। महत्वपूर्ण क्षणों में हम ऐसे व्यक्ति की तलाश करते हैं जो स्थिर लग रहा हो। इस क्षमता को विकसित करने के लिए दिमाग को रोजाना प्रशिक्षित करने की जरूरत है। यह किसी सिपाही को तैयार करने जैसा है। अनुशासन के छोटे छोटे अभ्यास, जैसे एक ही समय पर उठना, लगातार आदतें बनाए रखना या शिकायत किए बिना मुश्किलों से निपटना, बड़े क्षणों के लिए तैयारी करते हैं। हर बार जब आप छोटी सी निराशा के सामने शांत रहते हैं तो आप बड़ी परिस्थितियों से निपटने की अपनी क्षमता को मजबूत करते हैं। जल्दी निराश होकर आप कितने मौके गंवा चुके हैं? पहली मुश्किल के कारण आप कितनी बार किसी आशाजनक परियोजना को छोड़ चुके हैं? दबाव हमेशा रहेगा, लेकिन उसे दुश्मन नहीं बनने देना चाहिए। इसे प्रशिक्षण के मैदान में बदल दें। जब आप किसी ऐसी समस्या का सामना करते हैं जो आपको कुचलती हुई लगती है, तो अपनी सोच बदलें। यह मेरे साथ क्यों हो रहा है के बजाय मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं यह दिखाने के लिए कि मैं नियंत्रण में हूं, पूछें।
यह दबाव को मौके में बदल देता है। जबकि बहुत से लोग टूट जाते हैं, दृढ़ व्यक्ति एक मिसाल बन जाता है। दबाव में शांति केवल प्रशंसनीय नहीं है, यह एक शक्तिशाली रणनीति है। जो घबराहट में नहीं बहता वह तूफानों में स्पष्टता से चलता है और ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलता है। अटल लोगों का यही राज है। वे दबाव से नहीं बचते, वे इसे दुनिया को अपनी ताकत और ध्यान दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर दुख उससे नहीं पैदा होता जो होता है, बल्कि उससे जो बेकाबू है, उससे लगाव से। हमारा दिमाग हकीकत को स्वीकार करने से इनकार कर देता है, अतीत को फिर से लिखने या भविष्य को नियंत्रित करने पर जोर देता है। हमारे तरीके से सब कुछ होने की इस जरूरत से एक अदृश्य जेल बन जाती है। असली ताकत हमारे पहुंच से बाहर जो है, उसे छोड़ने से पैदा होती है। नेपोलियन हिल ने 1919 की महामंदी के दौरान अपने व्यापारों को टूटते हुए देखा, लगभग सब कुछ खो दिया। ज्यादातर लोग निराशा में हार मान लेते, लेकिन हिल ने अलग तरह से प्रतिक्रिया दी। वे आर्थिक पतन को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते थे। उनकी हार और फिर से निर्माण से बड़ी शिक्षाएं मिली। बेकाबू चीजों को छोड़कर हम नए के लिए जगह बनाते हैं। कितनी रातें आप टूटे रिश्तों, नाकाम नौकरियों या गंवाए मौकों के बारे में सोचते हुए गंवा चुके हैं। दिमाग इन पलों को फिर से जीने पर जोर देता है, अतीत को नहीं बदलता। हाथों में पानी थामना, जितना ज्यादा निचोड़ेंगे उतनी ही तेजी से वह निकल जाएगा। ताकत थामने में नहीं, बल्कि बहने देने में है। इसका मतलब हार मानना नहीं, बल्कि नियंत्रित करने योग्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि कोई कंपनी डूबेगी या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप खुद को कैसे नया रूप देंगे। आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि कोई जाएगा या नहीं, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उसकी अनुपस्थिति से कैसे निपटेंगे। आप ट्रैफिक को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आप इंतजार करते समय क्या करते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव मुक्तिदायक है, क्योंकि यह आपको अपनी प्रतिक्रिया के नियंत्रण में रखता है। मनोविज्ञान में अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग बेकाबू चीजों को स्वीकार करते हैं, उनमें कम तनाव और चिंता होती है और अधिक भलाई होती है। वे अपरिवर्तनीय चीजों पर ऊर्जा नहीं गंवाते और उनमें वहां कार्य करने की ज्यादा स्पष्टता होती है जहां वे फर्श ला सकते हैं। इससे लचीलापन पैदा होता है। छोटी छोटी परिस्थितियों में अलग होना सीखें। उड़ान में देरी, लंबी कतार, बदले हुए प्लान। शिकायत करने के बजाय रुकें और स्वीकार करें। पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो छोड़ दें। यह अभ्यास बड़ी परिस्थितियों से निपटने की आपकी क्षमता को मजबूत करता है। जब आप कठोर परिणामों से नहीं जुड़ते, तो आप ज्यादा हल्केपन से जीते हैं। इसका मतलब लक्ष्य न रखना नहीं, बल्कि यह समझना है कि जीवन अलग अलग रास्ते देता है। जब कोई योजना विफल हो जाती है, तो आप खुद को ढाल लेते हैं। यह लचीलापन किसी को अटूट बनाता है। अगले कुछ दिनों में अपनी सोच से कुछ बेकाबू चीजों को छोड़ दें। यह किसी की राय, कोई अनचाहा परिणाम या कोई छोटी सी निराशा हो सकती है। देखें कि जाने देने पर आपको कैसा लगता है। आपकी ऊर्जा उस चीज के लिए बच जाएगी जो वाकई मायने रखती है। जाने देना हारना नहीं, बल्कि जगह बनाना है। ये उस चीज को जाने देने की अनुमति देना है जिसे जाने की जरूरत है, ताकि नई संभावनाएं आ सकें। जिंदगी के साथ बहना है, रुकावटों को तोड़ने की बजाय उनसे पार पाना है। जो इस कला में पारंगत होते हैं, वे अनिश्चितता के बीच भी शांति से चलते हैं। जो नियंत्रण से बाहर है, उसे छोड़ देने से कुछ भी आपके आंतरिक स्थिरता को नहीं छीन सकता। खामोशी एक शक्तिशाली हथियार है। शोर भरे संसार में जो खामोशी में महारत रखता है, उसका प्रभाव अद्भुत होता है। लोग खुद को सही ठहराते हैं, सब कुछ समझाते हैं, तुरंत जवाब देते हैं। जितना ज्यादा हम बोलते हैं, उतनी ही ज्यादा अपनी कमजोरियां दिखाते हैं। खामोशी रहस्य और शक्ति पैदा करती है, दूसरों को संदेह में डालती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि मजबूत लोग अपने कदमों का ऐलान नहीं करते, वे चुपचाप आगे बढ़ते हैं और परिणाम खुद बोलते हैं। आप कितनी बार जल्दबाजी में जवाब देकर पछताए हैं? शब्दों से खालीपन भरने की जरूरत पछतावे को जन्म देती है। खामोशी आपको नियंत्रण देती है। किसी बातचीत की कल्पना करें। खामोशी दूसरे को असमंजस में डाल देती है, वह ज्यादा बोलने लगता है, विवरण प्रकट करता है और तनाव को तोड़ने के लिए स्थिति को बेहतर बनाता है। यह सिर्फ बड़ी बातचीतों पर ही लागू नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है, तो प्रतिक्रिया न दें।
खामोशी हमलावर को निराश करती है और आपकी ऊर्जा की रक्षा करती है। यह रवैया दूसरों के आपको देखने के तरीके को बदल देता है। आप रहस्यमयी बन जाते हैं जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता। खामोशी शब्दों का अभाव नहीं बल्कि अवलोकन है। कम बोलने पर आप ज्यादा समझते हैं। हाव भाव, विराम, आवाज का लहजा। खामोशी में आप पंक्तियों के बीच पढ़ते हैं, छिपे हुए इरादों और कमजोरियों को समझते हैं। महान नेताओं ने रणनीतिक रूप से खामोशी का इस्तेमाल किया। रहस्यों के उस्ताद स्टीव जॉब्स ने शायद ही कभी अपने प्रोजेक्ट्स के विवरण बताए होंगे। आश्चर्य का प्रभाव पड़ता है। खामोशी ने अधिकार, अपेक्षा और सम्मान पैदा किया। विज्ञान बताता है कि खामोशी क्यों असमंजस में डालती है। मस्तिष्क खालीपन को भरने की कोशिश करता है। लंबे विराम असुविधा पैदा करते हैं जिससे व्यक्ति उसे तोड़ना चाहता है। जो खामोशी को अपनाता है उसे किसी बात का डर नहीं होता, उसमें शक्ति निवास करती है। इसे लागू करने के लिए छोटी शुरुआत करें। उकसावे का तुरंत जवाब न दें, सांस लें, प्रतिक्रिया देखें। सामान्य बातचीत में बोलने से ज्यादा सुनें। तनावपूर्ण परिस्थितियों में केवल जरूरत पड़ने पर ही बोलें। यह जिंदगी के प्रति आपके रवैये को बदल देता है। आपको किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। खामोशी अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण को दर्शाती है। आप अपनी गति तय करते हैं, दूसरों की गति पर प्रतिक्रिया नहीं देते। जो खामोशी में महारत रखता है वह सम्मान नहीं मांगता, वह स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। उसके शब्दों का ज्यादा वजन होता है, उसके हाव भावों का ज्यादा अर्थ होता है और उसकी उपस्थिति का ज्यादा प्रभाव होता है। जबकि बहुत से लोग सुने जाने की कोशिश करते हैं, आप पाते हैं कि शक्ति कम बोलने और ज्यादा काम करने में है। जब आप अंततः खामोशी तोड़ते हैं तो हर शब्द एक अविश्वसनीय शक्ति लिए होता है, और जब आप इस पर विचार करते हैं तो आपके विकास का अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। अभी वीडियो पर क्लिक करें और मेरे साथ यह यात्रा जारी रखें। प्रत्येक सामग्री पूर्ण समर्पण के साथ बनाई गई है, क्योंकि जब आपके विकास में मदद करने की बात आती है तो मैं काम में लापरवाही नहीं करता। अगले वीडियो में मिलते हैं जो आपके परिवर्तन को और आगे ले जाएगा।